हम लोगों ने आर्थिक विचारों के इतिहास में पहला जो आपका चैप्टर है वणिकवाद, उसे हमने बहुत विस्तार से पढ़ा। और अगर हम पूरे वणिकवाद को बहुत संक्षेप में समराइज करें तो यह कह सकते हैं कि 200-300 सालों तक पूरे यूरोप में जो विचारधारा प्रचलित थी उसका संक्षिप्त सार यह है कि राष्ट्र को मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मजबूती के लिए धन चाहिए। धन सोना चांदी के रूप में ही स्वीकार्य था और वह व्यापार से ही संभव था, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से धन का स्रोत व्यापार था। और दूसरी बात, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी स्वतंत्र व्यापार के पक्षधर थे। और मज़े की बात, केवल निर्यात पर फोकस करते थे, क्योंकि निर्यात करने से ही सोना चांदी आता है, आयात करने से हमारे देश का सोना चांदी बाहर चला जाता है, इसलिए वो इसके पक्ष में नहीं थे। अर्थात अनुकूलतम व्यापार शर्त के पक्षधर थे, व्यापार के समर्थक थे, सोना चांदी को महत्वपूर्ण मानते थे और राष्ट्र को मजबूत होना चाहिए। यह पूरी की पूरी थियोरी को आप 4-5 लाइन में समराइज कर सकते हैं। इसके बाद हमको दूसरा जो अध्याय पढ़ना है आज, वह पढ़ना है प्रकृतिवाद, जिसको हम फिजियोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, पूरा नोट्स भी इस तुम्हारे यूट्यूब पर रहेगा, ये लिखा हुआ है, साफ साफ पढ़ लोगे। हम पढ़ के भी सुना देंगे, तुमको पढ़ने में दिक्कत भी नहीं होगी, सुनाई भी पड़ेगा, लिखा भी रहेगा। लिखने का प्रयास मत करो, सुनो ध्यान से, समझोगे। ठीक है, तो प्रकृतिवाद, देखो हमेशा क्या होता है, सामान्य सी बात है कि कोई जो विचार चल रहा होता है, या तो उस विचार में संशोधन करके उसे आगे बढ़ाया जाता है, या कोई व्यक्ति उससे बेहतर दूसरा विकल्प दे करके उस विचार का विरोध करता है। दो ही तरीका तो है विकास का ना, या तो हम तुमसे सहमत हो जाएंगे या तुम्हारा विरोध करके कोई नई थियरी दे देंगे। अर्थात या जो थीसिस है पहले से, या तो उसका समर्थन कर देंगे, या हम कोई एंटी थीसिस डेवलप कर देंगे, उसके विरोध में कोई नया सिद्धांत बना देंगे। तो जो बातें वणिकवाद ने कही, उनके परिप्रेक्ष्य में जो विचारधारा आई, अब क्या आई उसको अभी हम आगे देखेंगे, पक्ष में आई कि विपक्ष में आई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम प्रकृतिवाद कहते हैं, फिजियोक्रेसी कहते हैं। वास्तव में ये प्रकृतिवाद की विचारधारा का जो मुख्य जनक है, जिसने इस अवधारणा का विकास किया, उसे हम फ्रैंकोइस क्वेने के नाम से जानते हैं। इसका कार्यकाल क्या है, देखिए इसमें हमने जानबूझ के लिख दिया है ताकि आपको भूले ना। 4 जून 1694 से 17 दिसंबर 1774, इस बीच में वह पैदा हुआ और मरा। और उसने जो मुख्य कंट्रीब्यूशन किया, जिसके माध्यम से पूरे प्रकृतिवाद की व्याख्या की गई, उसे हम आर्थिक सारणी कहते हैं। आर्थिक सारणी को इकोनॉमिक टैबुली कहते हैं, या टैबुली इकोनॉमिक कहते हैं। फ्रेंच वर्ड है एक्चुअली। इकोनॉमिक टेबल अगर उसको अंग्रेजी में कहो तो क्या होगा, इकोनॉमिक टेबल, आर्थिक सारणी। लेकिन चूंकि फ्रेंच में था तो उसका नाम क्या था, टैबुली इकोनॉमी, TABLEAU और ECONOMIQUE। ठीक है, तो जो मुख्य व्यक्ति था जिसने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया, उसे हम क्वेने के नाम से जानते हैं, और इसका कार्यकाल मैंने आपको बताया। अब इसके बारे में आप बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें जानें, जैसे जिस तरह डेमोक्रेसी का अर्थ है जनसाधारण का शासन। डेमोक्रेसी माने क्या होता है, हमारे देश में क्या है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। पॉलिटिकल साइंस में तो लोगों ने पढ़ा होगा कि जनतंत्र की परिभाषा क्या है, कि जनता का है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा। ये अलग बात है कि व्यवहार में जनता के लिए कितना है, लेकिन सिद्धांत में जनता का है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। वास्तव में डेमोक्रेसी वास्तविक रूप में कभी भी व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ती। कारण क्या है कि जनता के लिए ही, जनता के द्वारा नियुक्त जनता के ही सेवक जनता पर शासन करने लगते हैं। जैसे जिलाधिकारी क्या है, इंस्पेक्टर पुलिस का क्या है,
कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, ये सब क्या हैं? ये जनता के सब सेवक हैं। लेकिन किसी मंत्री, किसी अधिकारी के कार्यालय में कोई भी आम आदमी आसानी से, इवन अपने प्रधानमंत्री से भी मंत्री तक आसानी से मिल नहीं सकता है। तो एक जो व्यवहारिक स्थिति है वो किसी कारण से दूसरी होती है, उसकी अपनी समस्याएं भी होती हैं, कभी कभी ज़रूरतें भी होती हैं, कभी कभी मजबूरियां भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो शौकिया है, लेकिन व्यवहार में जो स्थिति है वो सिद्धांत से भिन्न रहती है, उसकी कारण चाहे जो हो। तो खैर, तो जो डेमोक्रेसी है वहाँ जनसाधारण का शासन, उसी तरह प्लूटोक्रेसी होती है। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है वर्ग विशेष का शासन। जैसे कोई खास वर्ग शासन कर रहा हो तो उसे हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। उसी प्रकार फिजियोक्रेसी, हमारा मकसद सिर्फ फिजियोक्रेसी को समझाना है, हम आपको क्यों बाकी दो क्रेसी बता रहे हैं। उसी तरह फिजियोक्रेसी का मतलब होता है प्रकृति का शासन। किसका शासन? प्रकृति का शासन। तो उसी तरह फिजियोक्रेसी का मतलब है प्रकृति का शासन, रूल ऑफ नेचर। एडम स्मिथ ने इसे द एग्रीकल्चरल सिस्टम का नाम दिया। इसी को क्या कहा उसने? कृषि प्रणाली का नाम दिया। जब हम प्रकृति का नाम लेते हैं तो सीधी सी बात है कि जो चीज़ें आपको प्रकृति ने स्वयं प्रदान कर दी हैं, जो उसका विधान है, जब हम उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम प्रकृति के साथ हैं और प्रकृति के नियमों का पालन कर रहे हैं। ठीक है? तो ये भी आप देखें कि प्रकृति के साथ चलने पर ही आप लंबे समय तक स्वस्थ और दीर्घ जीवन जी सकते हैं। प्रकृति के खिलाफ, यद्यपि विकास हमेशा प्रकृति के खिलाफ चलने पर होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जब आप कहेंगे कि विकास चाहिए तो विकास में बड़ी बड़ी बिल्डिंग चाहिए, बांध चाहिए, पुल चाहिए, सड़कें चाहिए, फ्लाईओवर चाहिए, बिजली चाहिए, ये सारे प्रकृति के खिलाफ जाकर ही होंगे। बांध बनाएंगे तो नदियों को बांधना पड़ेगा, नदी का जो प्रवाह है उसे रोकना पड़ेगा। बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका नुकसान होगा, खेत खत्म होंगे, कृषि की भूमि कम होगी। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप करेंगे, और जब इतना सारा उद्योग लगा देंगे तो धुआं निकलेगा, ऑक्सीजन को खराब करेगा। और ज़रूरी है उद्योग लगाना, क्योंकि आपको टीवी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, कार भी चाहिए, तो कहाँ से आएगा? तो विकास जिसको आप कहते हैं भौतिकवादी दृष्टिकोण से, वह कहीं न कहीं प्रकृति की लागत पर ही संभव हो सकता है। तो हमको वह संतुलित सीमा रेखा खींचनी पड़ती है कि हमको कितना विकास चाहिए और कितना प्राकृतिक सुरक्षा चाहिए। ये भी नहीं कह सकते कि हमको बिल्कुल विकास नहीं चाहिए, और ये भी नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल ही प्रकृति को नष्ट कर देंगे। तो हम एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि कम से कम हमारे जीने लायक परिस्थितियाँ भी बनी रहें और सुविधाएं भी हमारे सामने रहें। तो इसीलिए हमेशा एक अक्सर बात पूछी जाती है कि सफल जीवन और संतुलित जीवन और संतुष्ट जीवन में क्या डिफरेंस है। तीन शब्द हैं अलग अलग। सफल जीवन की बात अगर आप करते हैं तो किसको सफल आप मानते हैं? जैसे मान लीजिए आप लोग बीए कर रहे हैं और आप आईएएस हो गए, तो अपने को आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली यू विल बी ए सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। यही ना कि आप सफल हो गए। और आईएएस होकर के मान लीजिए घूसखोरी में जेल चले गए, तब क्या कहेंगे आप अपने को? ना बोलते क्यों नहीं? क्या कहोगे अपने आप को? अब भी सफल ही हो। इसका मतलब यह है कि सफलता किसी भी उद्देश्य को मात्र प्राप्त कर लेने से तय नहीं हो जाती है। सफलता जीवन का कोई एंड पॉइंट नहीं है। सफलता एक प्रक्रिया है और आपको जीवन में हर क्षण सफल होना होता है। बीए में पढ़ रहे हैं तो बीए में पास होना भी एक सफलता है। फेल हो गए तो क्या हो जाएगा? इवन सामान्य ढंग से भी अपने मित्र से अच्छा व्यवहार करके उसे खुश रख लेना भी सफलता है। माँ बाप को प्रसन्न रख लेना भी क्या है? सफलता है। छोटे से छोटे काम में भी आपको सफलता प्राप्त करनी होती है और सफलता रोज प्राप्त करनी होती है। ऐसा नहीं कि आपने कोई एक कार्य कर लिया तो मान लिया जाए कि अब नाउ यू आर सक्सेसफुल फॉर एवर, अब कुछ करने की ज़रूरत
नहीं है। तो इसलिए सफलता तो कोई मतलब की बात नहीं है, बस ठीक है। रही बात संतुष्ट और संतुलित जीवन की, सफल होने से ज़्यादा जरूरी है कि आप संतुष्ट हो। आप आईएएस नहीं हुए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पीसीएस होकर पूर्ण संतुष्ट हैं, यार ठीक है हमने इतनी ही मेहनत की थी, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो संतुष्ट होना ज़्यादा बेहतर है बजाय सफल होने के। और सबसे बड़ी बात यह है कि संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन इज जस्ट बाय योरसेल्फ। आप तय करते हैं कि आप संतुष्ट हैं कि संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन सफलता में दूसरा आदमी तय करता है कि आप सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं। तो जो अपने हाथ में है उस पर विश्वास करना चाहिए। तो संतुष्ट जीवन सफल जीवन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा तीसरी जो बात है संतुलित जीवन की, तो जो लाइफ का बैलेंस है, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ में बैलेंस है। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी भी हैं, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी भी रहें, बहुत अच्छा माँ बाप के लिए पुत्र भी रहें, बहुत अच्छे समाज के लिए नागरिक भी रहें, और आप बहुत अच्छे उस हर व्यक्ति के लिए रहें जहाँ आपकी ज़रूरत हो। यह एक संतुलित जीवन जीने की बात है। अब पता चला इसका ठीक उल्टा, जैसे मान लो कि तुम पीसीएस हो गए, तुम बहुत अच्छे अधिकारी हो, बहुत तुम्हारी लाइकिंग है, पूरा प्रदेश तुमको वाह वाह करता है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत दुखी हैं क्योंकि तुम घर एक सेकेंड टाइम नहीं देते, बीवी तुम्हारी बहुत दुखी है, तलाक देने को तैयार है। कितना नालायक पति कौन साथ रहेगा, हटाओ इसको, छोड़ो। तुम इसे क्या कहोगे, सफल कहोगे या असफल कहोगे? वास्तव में यही ज़रूरत है संतुलित जीवन की। आपको बैलेंस्ड लाइफ जीने की क्षमता होनी चाहिए। आपका अधिकारी भी खुश रहे, माँ बाप भी खुश रहें, बीवी भी खुश रहे, समाज भी खुश रहे, तभी आपके सफल होने का मतलब है। आप पीसीएस हो गए, आपका बेटा पता चला कि जेब कतरा हो गया, अब आप क्या कहेंगे इसको? इसे आप किस रूप में डिफाइन करेंगे, सफल की या सफल के रूप में? इसका मतलब जरूरी है कि पीसीएस में भले आप सबको प्रिय ना हो, कुछ लोगों को ही प्रिय रहें, लेकिन बेटा भी पढ़ लिख करके पीसीएस हो जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। एक जगह हमें कोई बहुत पसंद कर रहा हो और एक जगह हम बिल्कुल फेल हो जा रहे हों, तो वास्तव में यह लाइफ का उद्देश्य नहीं है। इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा हम दोनों जगह सफल हो जाएं। हम ठीक है अपने परिवार में भी हमको लोग बहुत ज़्यादा पसंद न कर रहे हो, तो कम से कम कोई नापसंद न कर रहा हो। कॉलेज में भी हमको बहुत ज़्यादा लोग पसंद न कर रहे हो, तो कम से कम नापसंद न कर रहे हो। ये जो बैलेंस्ड लाइफ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जीवन में संतुलित जीवन जीने की क्षमता होना, और आप में वो क्षमता होना, यू मस्ट हैव कैपेसिटी टू कोऑर्डिनेट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। ऑफिस को, वर्क को, सोसाइटी को, फैमिली को, सबको आप बैलेंस कर सकें, सब में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आप बना सकें, यह अनिवार्य आवश्यकता है। इसीलिए शिक्षा की ज़रूरत है। अब अगर शिक्षा यह योग्यता नहीं दे पाती है तो इसका मतलब कि शिक्षा पद्धति में दोष है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। आप बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर आप ये कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाते हैं तो इसका मतलब है कि या तो आपके खुद के पढ़ने में दोष रह गया, या व्यवस्था ही ऐसी पढ़ने की नहीं थी जो आप में यह क्षमता पैदा कर पाती, जिसको आप कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं, क्षमता निर्माण कहते हैं, जिसको आप लीडरशिप कहते हैं। बहुत साफ साफ अगर कहना हो तो लीडर शब्द वास्तव में बहुत पवित्र, बहुत टेक्निकल, बहुत एडवांस और बहुत अच्छा है। ये अलग बात है कि हमने लीडर शब्द को ही चौपट कर दिया है, ऐसा नहीं है। लीडर शब्द का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति है जो जिसमें दूसरे को लीडर बनाने की क्षमता होती है। लीडर वो नहीं होता जो फॉलोअर क्रिएट करता है। वो तो आप जैसे हम चाहें कि हमारे पीछे 100 लोग चलें तो हम नेता थोड़े हुए, तो हम तो एक तरह समझ लीजिए कि आत्मश्लाघा में खुश रहने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो चापलूसी में विश्वास करते हैं कि हर आदमी कह रहे अरुण सर तो बड़े अच्छे हैं, अरुण सर बड़े अच्छे हैं। अरे ये क्या मतलब? ऐसा मुझे करना चाहिए कि मेरे साथ जितने हैं वो सब हमसे अच्छे हो जाएं। अगर हम ऐसा कर पाने में सक्षम हुए देन आई विल बी द रियल लीडर, तभी हम असली नेता होंगे। अगर हमने सबको फॉलोअर बना दिया अपने पीछे, जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला, तो निश्चित रूप से हम अपराधी हैं, हम नेता होने के हकदार नहीं हैं। हम उनको गुमराह कर रहे हैं जो हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं।
जैसे आपने कहा सर जो आप कहेंगे हम उसको मान लेंगे, जैसे ही आप कहते हैं कि हम मान लेंगे वैसे ही मेरा दायित्व 1000 गुना बढ़ जाता है कि मुझे आपसे गलती से भी ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो आपके लिए अहितकर हो, क्योंकि आपने मेरे ऊपर पूरा पूरा विश्वास किया है। विश्वास में कभी घात नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रकृति का शासन है उसको रूल ऑफ नेचर कहा एडम स्मिथ ने। ये सारी बातें हमने आपको जानबूझ के बता दी इसलिए कि ये इन सबको कोरिलेट करने में आपको सहायता प्रदान करेगा। सीधे सीधे स्टेटमेंट बताने से कोई फायदा नहीं है। जैसा आपने देखा कि एडम स्मिथ ने इसे एग्रीकल्चरल सिस्टम का नाम दिया। लियो रोजिन ने मीनिंग एंड वैलिडिटी ऑफ इकोनॉमिक थियरी में प्रकृतिवाद पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रकृतिवाद की स्थापना फ्रेंच अर्थशास्त्री, जैसा मैंने आपको बताया, कोएने ने 1758 में इकोनॉमिक टैबली में किया। इसका प्रमुख शिष्य टुर्गो था। प्रकृतिवाद का अंत 1776 में हुआ। यह वहाँ का कंट्रोलर जनरल ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स था, जिसने बाद में आत्महत्या कर लिया। जिस तरह मर्केंटलिज्म का विकास मुख्यतया इंग्लैंड में हुआ, उसी तरह प्रकृतिवाद का विकास फ्रांस में हुआ। रोजिन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा कि द फिजियोक्रेट्स वेयर द ग्रुप ऑफ social reformers generally credited by historians of economic thought with having projected the first rigorous theory of the economic process as a whole। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स में जो पहली बार रिगरस थियरी यानी बहुत सोच समझ करके बहुत व्यवस्थित तरीके से जो सिद्धांत पहली बार पेश किया गया, उसे पेश करने का श्रेय इसी प्रकृतिवाद के अर्थशास्त्रियों को दिया जाता है। ये भी कह सकते हो कि अर्थशास्त्र के जो पहले अर्थशास्त्री हैं, अगर उनको हम प्रकृतिवादियों को कहें तो कोई अतिशयोक्त नहीं होगा। प्रकृतिवादियों ने अपने आप को द इकोनॉमिस्ट कहा। पहली बार उन्होंने अपने को अर्थशास्त्री क्या कहा? अर्थशास्त्री। सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था का व्यापक अध्ययन मैक्रो स्टडी प्रकृतिवादियों ने किया। जो इकोनॉमिक टैबली लिखा उसने, जो सारणी बताई, वो पूरी अर्थव्यवस्था की व्याख्या करती थी। इसलिए पहली बार हमने पीछे पढ़ा है ना, BA1 में माइक्रो और मैक्रो पढ़ा है, सूक्ष्म और व्यापक पढ़ा है। तो व्यापक का मतलब क्या होता है? हम इकोनॉमी एज ए होल की जब व्याख्या करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहली बार पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन इन्हीं प्रकृतिवादियों ने किया, प्रकृतिवादियों ने किया। उस समय लुई 15वां निरंकुश शासक था और कोएने उसी के दरबार में डॉक्टर था। शरीर में रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन की बात उसे पता थी। उसी के आधार पर उसने मुद्रा के परिसंचरण, सर्कुलेशन ऑफ मनी की विवेचना की। उसने कहा कि प्रोडक्शन प्रोसेस ईयर आफ्टर ईयर एंडलेसली चलता रहता है। अब देखो, वास्तव में ये जो प्रकृतिवाद का जनक था कोएने, ये बायोलॉजी का आदमी था। क्या था? ये बायोलॉजी का आदमी था और डॉक्टर था। लुई 15वें के राज दरबार में रहता था। इसे नहीं कह सकते हो कि जो आपके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, उस तरह से वो राजा के डॉक्टर था। और उसको पता था कि ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में कैसे होता है, रक्त का संचरण कैसे होता है। ब्लड सर्कुलेट होता रहता है पूरी बॉडी में, हर अंग को मिलता रहता है। कहाँ शुरू होता है, कहाँ जाता है, हमको आपको क्या पता कहाँ शुरू कहाँ जा रहा है, लेकिन है ना बॉडी में परमानेंट सर्कुलेट हो रहा है। तो उसने उसी के आधार पर धन के परिसंचरण की भी व्याख्या की और ये कहा कि जो उत्पादन प्रक्रिया है ये साल दर साल अंतहीन तरीके से चलती रहती है, हर साल प्रोसेस में रहती है। अब देखो, यही मुख्य बात आती है कि व्यापारवादी मानते थे कि धन व्यापार से मिलता है, ये लाइन याद रखने वाली है। जबकि प्रकृतिवादियों का मानना था कि धन का स्रोत केवल और केवल कृषि है। बिल्कुल मामला उलट गया। अभी तक हम लोग सिर्फ व्यापार को धन का स्रोत मानते थे, अब ये क्या कर रहा है कि कृषि धन का स्रोत है। सामंतवादी व्यवस्था में व्यापारवादियों ने अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। इसके पहले बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे
जिसका प्रकृतिवादियों ने विरोध किया। यदि व्यापारवाद को थेसिस मान लिया जाए तो प्रकृतिवाद को एंटीथेसिस मानने में कोई शक नहीं होगा। फिजियोक्रेट्स आर एक्सेप्टेड एज फर्स्ट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब दो बातें हैं, अगर हम ये मान लें कि जो बणिकवाद था वह एक थेसिस थी, तो यह प्रकृतिवाद उसका विरोधी है, यानी एंटीथेसिस है। और ये पहला ऐसा ग्रुप था जिसको नामकरण किया गया, जिसका, क्योंकि आपने देखा था कि बणिकवाद कोई नाम नहीं था, वो तो बाद में एडम स्मिथ ने उस ग्रुप को बणिकवाद का नाम दे दिया था, तो शुरू में कोई बणिकवाद वगैरह नहीं था। तो ये प्रकृतिवाद पहला ऐसा स्कूल है। कोई आज पूछता है कि विच वन इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, देन यू विल टेल देम फिजियोक्रेसी, एंड फिजियोक्रेसी वाज द फर्स्ट स्कूल। प्रकृतिवाद जो है वो पहला स्कूल था, बणिकवाद नहीं है। भले हम पढ़ते बणिकवाद को हैं, क्योंकि बणिकवाद का नाम तो बहुत बाद में आया। जब एडम स्मिथ ने अपनी किताब लिखी, उसमें उसने एक तरह से निंदा सूचक शब्द के रूप में उस सारे ग्रुप को समराइज कर दिया एज ए मर्केंटालिस्ट। हमने आपको बताया था ना। अब देखो, ये फिजियोक्रेसी जो है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका प्रयोग 1768 में नोमोर्स ने किया था। यह फिजियस और क्रेटस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति का शासन, इसलिए इसको प्रकृतिवाद कहा गया। टेलर के अनुसार प्रकृतिवाद से आशय राजनीतिक उद्देश्यों का, मानवीय समुदाय का, प्राकृतिक नियमों का पूर्णतया शासन है। ठीक है, कुल मिलाकर के जब प्रकृति के शासन को हम राजनीति में, मानव शास्त्र में या सामाजिक विज्ञान में, हर जगह जब प्रकृति के नियम का पालन करते हैं तो हम उसे प्रकृतिवाद के नाम से संबोधित करते हैं। नॉर्मन JW के अनुसार प्रकृतिवाद कुछ विशिष्ट राजनीतिक उद्देश्यों का विवेकीकरण है। इसका मतलब क्या है कि कुछ निश्चित लक्ष्य हैं राजनीति के, कि इनको प्राप्त करना है, उनको रेशनलाइज कर देना कि कैसे उनको विवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, उसी को स्पष्ट करने की विधा को हम प्रकृतिवाद कहते हैं। ठीक है, एडम स्मिथ के अनुसार अपने दोषों सहित राजनीतिक अर्थशास्त्र के बारे में प्रकाशित होने वाले विचारों में यह प्रणाली संभवतः सत्य के सबसे करीब है। अब एक तरह से कह सकते हो कि थोड़ा दबे मन से तारीफ ही है ना, बहुत खुल के तो नहीं है। जैसे कोई तुमको देखे, कभी कभी तुम किसी के घर जाओ तो बड़ी जोर से मिलता है, अरे आइए आइए आइए, और कभी क्या कहते हैं, आइए। दोनों बार ये तो नहीं कहता कि जाइए, कितना भी नाराज रहेगा ये नहीं कहेगा जाइए, लेकिन आपको वेलकम करने की जो वार्मथ होती है वो बता देती है कि आप खुश हुए कि खुश नहीं हुए। तो एडम स्मिथ बहुत खुश तो नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हो कि बहुत नाराज नहीं है। ठीक है, तो हैने के अनुसार प्रकृतिवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के संस्थापक। रॉबिन्स एवं इटालवी के अनुसार प्रकृतिवादियों ने ही सर्वप्रथम सामाजिक वर्गों की अपनी पद्धति के रूप में अर्थव्यवस्था का एक माध्यम बताया। जीड एवं रिस्ट के अनुसार प्रकृतिवादियों से ही राजनीतिक अर्थशास्त्र के नए विज्ञान की शुरुआत होती है। ये माना जाता है कि वास्तव में अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में पहली बार ये प्रकृतिवादियों के ही बाद शुरू हुआ, उसके पहले इस तरह की कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं थी। शुम्पीटर के अनुसार वे व्यक्तिगत एवं सैद्धांतिक संबंधों के कारण एक समुदाय थे। ये बात महत्वपूर्ण है। समुदाय के लिए जरूरी है कि लोगों के आपस में संबंध हों और विचारों से एक दूसरे की सहमति हो। ये बात बणिकवाद में नहीं था, लोग अलग अलग फैले थे, कोई किसी से कोई संबंध नहीं था, भले एक जैसी बात कहते थे लेकिन उनका कोई न व्यक्तिगत संबंध था न एक दूसरे पर उनकी कोई क्रिया प्रतिक्रिया थी। यहाँ क्या था कि व्यक्तिगत संबंध भी है और एक दूसरे के विचारों से उनकी सहमति भी है। तो इसलिए एक समुदाय थे जो हमेशा एक समुदाय के रूप में आचरण करते थे, एक दूसरे की प्रशंसा करते थे, प्रत्येक सदस्य समुदाय के प्रचार में योगदान देता था। इन्हीं के बनाए रास्ते पर एडम स्मिथ तथा उनके बाद के 100 वर्षों तक के अर्थशास्त्री चलते रहे। इसका मतलब क्या है कि जो प्रकृतिवाद में हुआ,
जो उस समुदाय ने जो बातें कही, उन्हीं बातों पर आगे 100 साल तक अर्थशास्त्र चलता रहा। तो अब उस 100 सालों में चाहे एडम स्मिथ आया, चाहे माल्थस आया, चाहे जेबी से सीनियर में जो भी आए, वो सब क्या किए, उसी पर चलते रहे। क्योंकि अगर एडम स्मिथ चलता रहा और एडम स्मिथ को आप सपोर्ट करते रहे, जिसका मतलब आप भी उसी पर चलते रहे, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखो ये प्रकृतिवाद के उदय के कारण क्या है। राजनैतिक कारण पहला है, फ्रांस का राजा लुई 15वें ने 1715 से 1774 तक घोषणा की कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट, ना मैं ही राज्य हूँ। तो राजा जब एक तरह से समझ लो कब्जा कर ले पूरे सिस्टम पर कि मैंने कह दिया बस वही, अब दूसरे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कि प्रजातंत्र तो कंप्लीट खत्म हो गया। प्रजातंत्र में तो ये बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति खड़ा हो गया, कोई आपत्ति उठा देता है, तो उसका उतना ही महत्व है जितना कि देश के प्रधानमंत्री का महत्व है। तब तो प्रजातंत्र है। अब वो कराएगा आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ तब, और उसने राज्य की असीमित शक्तियों का खुलकर दुरुपयोग। जाहिर सी बात है कि जब आदमी निरंकुश हो जाता है तो शक्तियों का उपयोग बहुत कम लोग करते हैं। आपने अपने धार्मिक ग्रंथों में भी पढ़ा है कि भगवान खुश होकर के सबको आशीर्वाद देते थे कि जाओ अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता है, जिसके सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो वह तुरंत किसके ऊपर हाथ रख देता था? वरदान देने वाले के ऊपर ही, लाओ अच्छा पहले तुम्ही को भस्म करते हैं। यानी शक्ति का उपयोग लोगों ने प्रायः नहीं किया, ज़्यादातर क्या किया है, दुरुपयोग किया है। तो शक्ति पाने के बाद कोई संतुलित रह जाए, कोई विवेकशील रह जाए, कोई नैतिक रह जाए, तो तब महानता है। ठीक है, जैसे एक वो कबीरदास ने लिखा कि नार मुई घर संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। अब कुछ बचा ही नहीं जब, तो आप क्या हो गए, सन्यासी। लेकिन असली सन्यासी आपके कौन थे? गौतम बुद्ध थे, महावीर थे, जो राजा के लड़के थे और एकांत रात में उठे और घर बार राजपाट छोड़कर क्या किए, चले गए। अब हम कहें कि हम तो सन्यासी हो जा रहे हैं क्योंकि मेरे पास न खाने को है, न रहने को है, न मेरे कोई आगे है, न कोई पीछे है, मैं भीख मांग के खा रहा हूँ, तो मैं अपने को कह दूँ कि मैं सन्यासी हूँ, तो इसका क्या मतलब है? सन्यासी हैं भाई। सन्यासी का मतलब ये होता है जिसमें सब कुछ हो और वो सब कुछ छोड़ दिया हो, तब ना त्याग दिया हो। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये शक्ति का खुलकर इसने दुरुपयोग किया। उससे अलग कोई राज्य नहीं था, ध्यान दीजिएगा, वह जो था वो कंप्लीट वही था, उससे हट करके कोई राज्य का अस्तित्व नहीं था। जो लोग इतिहास पढ़ते होंगे, पढ़े होंगे लुई 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, सबको फ्रांस के राजा थे सब। राजा बिलासी और स्वार्थी था, होना ही था। इतनी शक्ति जिसको मिल जाएगी तो वो मनमानी हो ही जाएगा। लुई 16वें का शासन भी लगभग उसी तरह से चला और देश में ऋणों का भारी बोझ हो गया, कर्मचारी पतित एवं भ्रष्टाचारी हो गया। अब ये उस समय की राजनीतिक परिस्थिति थी जिसकी वजह से फिजियोक्रेट्स का उदय हुआ। एक तरह से करप्शन था, भ्रष्टाचार था, राजा निरंकुश था, मनमानी कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, राज्य का मतलब राजा ही था। तो ऐसे में जनता क्या खुश रहेगी? जनता परेशान होगी ना। हाँ, आर्थिक कारण, खजाना खाली होने पर ऋण लिया जा सकता था, कर लगाया जा सकता था, दोनों काम किए गए, जिससे ऋण और करों का भार बहुत बढ़ गया। भाई मनमानी राजा खर्च कर रहा है, पैसा घट गया तो उधार ले लिया, नहीं तो जनता पर कर लगा दिया। दोनों ही चीज़ें परेशान करेंगी, उधार भी और ऋण भी। प्रोफेसर हैने के अनुसार संग्रहकर्ता शोषण करने का कार्य इतनी अच्छी तरह समझते थे कि वो लोगों के पास कदाचित ही जीवन यापन के साधन छोड़ते थे, जबकि स्वयं कुछ वर्षों बाद संपत्ति सहित सेवानिवृत्त होते थे। इसका मतलब आज ही लोग घूस नहीं ले रहे हैं, उस समय भी खूब ढेर सारा घूस लेकर के खूब मोटे होकर रिटायर होते थे ना। देखो लिखा हुआ इसने। इंग्लैंड की कृषि क्रांति से वे काफ़ी प्रभावित हुए। प्रकृतिवादियों को बड़े पैमाने की कृषि के लाभ पता थे। कृषि क्षेत्र में सुधार करना समय की आवश्यकता थी और उन्होंने नारा दिया, पुअर फार्मर, पुअर किंग, पुअर कंट्री।
कि अगर किसी देश का किसान गरीब रहेगा तो राजा भी गरीब रहेगा और देश भी गरीब रहेगा। ये तो देखो बहुत हमको लगता है तब की बात नहीं है, ये तो आज की बात भी है। किसान का मतलब खेती, अगर बहुत स्पष्ट देखो तो किसान का मतलब क्या हो गया? खेती। और खेती और किसान का दूसरा मतलब गांव ना। तो तीन चीजें अगर एक साथ कर दो, गांव, खेत और किसान, तो अगर ये तीनों बहुत अच्छे हैं तो पूरा देश बहुत अच्छा होगा। क्यों? अगर गांव कोई बहुत अच्छा है मान लो, तो गांव अगर इतना अच्छा है कि गांव में सारी सुविधा है, सड़क है, नाली है, बिजली है, पानी है, टेलीफोन है, मंडी है, भंडारण है, बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन है, टेलीफोन है, सब कुछ है, तो कोई गांव वाला और काम भर का रोजगार भी है गांव में। छोटे मोटे प्रोसेसिंग उद्योग हैं, आंवला बनाने का, पापड़ बनाने का, आइसक्रीम बनाने का, मसाला बनाने का गांव के आसपास। तो खेती से ही रॉ मटेरियल पैदा हो जाता है, वहीं प्रोसेस हो जाता है, तो गांव के सारे लड़के जो बेरोजगार हैं वो वहीं रोजगार पा जाते हैं। तो उसमें गांव का कोई आदमी मूंगफली बेचने शहर आएगा या रिक्शा चलाने शहर आएगा? नहीं आएगा। कॉमन सेंस की बात है, नहीं आएगा। तो दो फायदा, एक तो गांव में रहेगा तो गांव बहुत गुलजार रहेगा। अभी सारे गांव उजाड़ खंड हैं, गांव में चले जाओ तो लगता है कि सब मरे हैं, कोई है ही नहीं गाँव ना। बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण है, कोई बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने समय का गांव जब याद करते हैं और आज जाते हैं तो लगता है कि जैसे वीराने में चले हैं, गांव ही नहीं है। और दूसरा सबसे बुरा असर शहर पर, ये सारे जब शहर में रिक्शा चलाने, मूंगफली बेचने आ गए तो शहर की भीड़ बढ़ गई और ये सब रात में सोते फुटपाथ पर है। भाई जगह ही नहीं, कहाँ सोएंगे? तो शहर भी पॉल्यूटेड हो गया, शहर भी गंदा हो गया और गांव भी वीरान हो गया और खेती भी खत्म हो गई क्योंकि गांव में कोई काम करने वाला ही नहीं बचा। तो पूरे देश की जो राष्ट्रीय आय थी उसमें एडिशन कम हो गया। जब खेती नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है उपज नहीं बढ़ रही है, तो उपज ऐड नहीं हो रही है, तो ज़्यादा नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो उत्पादन का सरप्लस उत्पन्न नहीं हो रहा है, जिसको आप अतिरेक कहते हैं कि खाने से ज़्यादा होगा तब ना एक्सपोर्ट करेंगे हम। तो सबको जब जोड़ दोगे देखोगे इकोनॉमिक्स बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। वास्तव में एक कोई चीज़ अकेले नहीं होती है, सब मिलकर के ही तय करते हैं कि अर्थव्यवस्था अच्छी होगी या खराब होगी। तो किसान, खेती, गांव, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी देश, किसी भी राजा के विकास के लिए। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट पीरियड में पढ़ते हैं। हाँ, क्यों नहीं पढ़े? नहीं पढ़े माने क्या?